मेरे भाइयों, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, जो है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग हमारा जो लास्ट चैप्टर है अकाउंटिंग का, जो भी हमारी क्लास 11th की बुक्स है, यहाँ पर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम नहीं, सिंगल एंट्री सिस्टम, कुछ हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी अकाउंटिंग के सिंगल एंट्री सिस्टम को समझेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट नहीं होना, एक ही रिकॉर्ड होना। और ऐसा क्यों बनाया जाता है, किस चीज के लिए? देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम आप थोड़ा जानते हो छोटी क्लासों में, मतलब छोटे, मतलब स्टार्टिंग में आपने जब भी 11th पढ़ी थी तो शुरुआत में सीखा था सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वो लिखना। और कुछ कुछ छोटे बिजनेस होते हैं जो अपने सिंगल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि भाई मैंने अगर सामान खरीदा तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, कैश आया, सॉरी, मैंने अगर सामान खरीदा है तो कैश गया, ये चीज लिखना। यही होता था सिंगल एंट्री सिस्टम। छोटे छोटे बिजनेस इसको प्रेफर करते थे। मैंने अगर कोई सामान बेचा है तो पैसा आया, सिर्फ ये लिख देना और कुछ नहीं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप बुक कीपिंग कर रहे हो, मतलब अकाउंट्स बना रहे हो, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो, जहां पर आप एक रूल बना रहे हो, ठीक है ना, जहां पर आप एक रूल बना रहे हो, एज अ रूल आप सिर्फ रिकॉर्ड करते हो या तो कैश की ट्रांजेक्शन, या फिर मेरे भाइयों जो पर्सनल अकाउंट्स होते थे, जो पर्सन से रिलेट करते थे, वो अकाउंट सिर्फ बनाए जाते हैं यहाँ पे। कौन से अकाउंट हो सकते हैं? डेटर या फिर कोई क्रेडिटर। यहाँ पर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को नहीं बनाया जाता, मेंटेन नहीं होते हैं। दिस इज अबाउट सिंगल एंट्री सिस्टम। बेसिक थ्योरी की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिकल पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत किसी चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा बहुत थ्योरी समझना भी उसकी जरूरी है। अगर हम इसके फीचर्स के ऊपर बात करें कि भैया कैसा होता है, तो देखो, फीचर्स थोड़ा बहुत बुक से ही मैं पॉइंट लेकर आया हूँ, तो बुक की जो थ्योरी है उनको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। जैसे हमारा सबसे पहला फीचर है कि सूटेबल है। किसके लिए सूटेबल है? छोटे छोटे बिजनेसों के लिए सूटेबल है। दूसरा है कि इसके लिए कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए, नो यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम चीज है। अब आपको पता है जब आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो, जो उसके प्रिंसिपल, जो उसके कंसेप्ट होते हैं, हर बंदा सेम वही कंसेप्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, हर बंदा अपने अकॉर्डिंग चीजों को चला सकता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ दूं तो बोलता है ये सिस्टम में आप फर्म टू फर्म डिफर कर सकते हो, है ना, हर बंदा अपनी क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना। जो एडजस्टमेंट है डबल एंट्री सिस्टम की, उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बंदा उसको ठीक कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट है, हम देख रहे हैं क्या, कि भैया इसमें सिर्फ आपको पर्सनल अकाउंट की मेंटेनेंस करनी है, रियल एंड नॉमिनल आपको नहीं बनाने हैं। तो आप इसको, इस चीज का ध्यान रखना कि रियल एंड नॉमिनल आपको नहीं बनाने हैं। दूसरा इसका जो नेक्स्ट है वो आपको कहता है कि भैया यहाँ पे आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब कैश बुक बनाना पड़ेगा। जनरली एक कैश बुक आप बनाते हो जहां पर आप अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो एज अ पर्सनल ट्रांजेक्शन। कैश बुक मतलब एक तरीके से समझ लो कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश की ही तो ट्रांजेक्शन लिखते हो, तो कैश अकाउंट हो जाएगा। बाकी इसके बाद डिफिकल्टी हो जाती है अगर आप इसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाओ तो भैया ऐसा क्यों डिफिकल्टी क्यों हो रही है फाइनल अकाउंट बनाने में? तो कह रहा है ये इसलिए हो रही है कि जब आप लेजर नहीं बनाओगे तो फाइनल अकाउंट जो है ना वो बना नहीं जा सकता। और लेजर तो आपको पता है जर्नल के बेसिस पे होता है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होता है, तो इसीलिए फाइनल अकाउंट बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा और क्या फीचर आप बात कर सकते हो? कहता है हमें थोड़ा ओरिजिनल वाउचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। क्यों वाउचर के ऊपर इसलिए डिपेंड करना पड़ता है? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम तो कर नहीं रहे, कल को कहीं पर भी गड़बड़ वड़बड़ लगी तो फिर बिल चेक करना पड़ेगा, वाउचर चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं और ये सिंगल एंट्री सिस्टम की थ्योरी है। हालांकि जो हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे उसका इन थ्योरी से भी कोई खास लेना देना नहीं है। तो अगर आपको ये लग भी रहा हो थ्योरेटिकली ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही तो कुछ चीजों आपको याद करते चलो बेसिक तरीके से, लेकिन जब प्रैक्टिकल आएगा दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है जी। इसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं मेरे भाइयों। फायदे और नुकसान के ऊपर बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। फायदा क्या है? देखो, सबसे पहला तो एक सिंपल मेथड है भाई, कोई बंदा घर बैठे बना लेगा, इसके लिए कोई अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा कि अब इसीलिए एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सिस्टम तो बनाना नहीं है, खुद से कर लो। सुटेबल किसके लिए था? फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है ना। तो आप फिर से वही लिख सकते हो कि भैया स्मॉल बिजनेस के लिए ये सुटेबल है। और इसमें फिर जायज बात है, जब कोई आप डबल एंट्री सिस्टम नहीं कर रहे तो कोई प्रिंसिपल कंसेप्ट है नहीं, तो उसकी नॉलेज होना भी जरूरी नहीं है। तो जो बुक कीपिंग है उसकी नॉलेज होनी जरूरी नहीं है कि हो। और भैया इससे आप बड़े ही सिंपल तरीके से अपने प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए की असेट्स या 10,000 रुपए की सेल करी है और 5,000 रुपए का आपका एक्सपेंस है, दोनों को माइनस प्लस कर दो।
5,000 का फायदा आ जाएगा, लिख दो बस खत्म, इतना ही तो है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों? इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। भाई आपने इस पूरे साल जो सेल करी है वो 10,000 की सेल करी है, और आपने जो अपना एक्सपेंस यानी कि परचेज एक तरीके से करा है, खर्चा आपका 5,000 है, तो आप कहोगे 5,000 का प्रॉफिट है, वाह बहुत बढ़िया। लेकिन आप तो यहाँ पर सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाते हो, रियल अकाउंट तो बनाते नहीं, नॉमिनल भी नहीं बनाते, खर्चे वर्चे तो कुछ एक्स्ट्रा लिखोगे नहीं, डेप्रीसिएशन जैसा खर्चा नहीं लिख रहे भाई आप, बेड डेप या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनके बारे में बात ही नहीं होगी यहाँ पे। पता चला जो मशीन यूज कर रहे थे उसकी वैल्यू भी 1,000 कम हो गई, तो आप कहोगे भैया उस पे वो 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, ये एक तरीके से लॉस होता है, तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट 4 बचना चाहिए था, और आप कह रहे हो वाह बल्ले बल्ले 5,000 का प्रॉफिट है। समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो समझ आ गई होगी। और आपका इस पे कोई असेट्स पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि असेट्स कौन सा, रियल अकाउंट है, और आप रियल और नॉमिनल मेंटेन ही नहीं करते यहाँ पे। कह रहा है इसमें एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप कभी पता ही नहीं लगा सकते। क्यों नहीं पता लगा सकते भाई करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस? भैया वो इसलिए नहीं पता लगा सकते क्योंकि ये डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखे होगे ही नहीं कभी, तो पता ही नहीं चल पाएगा ना। और फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी, वो अकाउंट ही नहीं बनाते ना आप। इंटरनली कोई चेक भी नहीं होगा आपके बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये मेरे भाइयों एक तरीके से कंप्लीट नहीं है और अनसाइंटिफिक है, क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल कंसेप्ट फॉलो नहीं होते। तो ये इसके फायदे नुकसान है। इसके बाद में आपको समझाऊंगा कि अब सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग तो करता ही होगा कोई ना कोई, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, और उसमें अगर बैलेंस शीट बनाई जाती है तो शायद कैसे बनाई जाती है, अगर बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती तो उसके बदले क्या बनाया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस तो पता चले। क्योंकि बैलेंस शीट हमें एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है जो हमें ये बताती है कि भैया क्या पाया क्या खोया, लेकिन यहाँ तो नहीं पता चल पाएगी। तो ऐसा क्या हम करेंगे, इसकी अकाउंटिंग क्या है जिससे हम कुछ चीजों के बारे में पता लगा पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिकल की ओर। हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगाएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, तो चलो पता करते हैं। कहता भैया जो मेथड है ना सॉल्व करने के वो दो हैं, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और दूसरा कन्वर्जन मेथड। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ये हमें समझना है पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगाएंगे या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कोशिश करेंगे पता लगाने की, ठीक है ना। तो कहता है जो स्टेटमेंट, ये जो ये वाला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, कहता है इसमें जनरली हम क्या निकालते हैं, हम इसमें पता लगाते हैं असेट्स और लायबिलिटी की स्टेटमेंट, मतलब एक्चुअल में हम लायबिलिटी और असेट्स के बारे में ही पता लगाते हैं, और इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनाते हैं। और होता कुछ नहीं है इसके अंदर, कैपिटल निकलती है टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी करके। अब आप ये बात तो जानते ही हो, ये तो आपको पता ही है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, बस यहाँ इतना कर दिया कि असेट्स माइनस लायबिलिटी कर लो, कैपिटल आ जाएगी। कुल मिला के आपको ये कहना चाह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ असेट्स और लायबिलिटी के बारे में, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं जहां पर हम असेट्स और लायबिलिटी के बारे में जानकारी पता लगाते हैं, जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और वहां पे हम ये लिखते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जिसको ये बात समझ ना आई हो तो बस आप इतना समझ लो कि आप बैलेंस शीट बनाते थे, उससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकालते थे। यहाँ पर आपको बस उस वर्ड को बैलेंस शीट यूज नहीं करना, आपको उसे यूज करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप असेट्स और लायबिलिटी के बारे में ही दिखाओगे, जैसे आप बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी दिखाते हो वैसे ही। और वो फॉर्मूला ही दिखाया है कि अगर आप असेट्स में से लायबिलिटी को घटाओगे तो जायज बात है कैपिटल आएगी, बस उसी बात को लिखा गया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इस मेथड को सॉल्व करना सिखाऊंगा, और इसमें सबसे पहला मेथड हमें करना क्या, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें एक्चुअल में प्रॉफिट पता लगाना होता है कि उस साल प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तभी हम बाकी सारी चीजें निकाल सकेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और वो कैसे निकाला जाएगा उसका कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होंगे। और फिर लास्ट में जाके हम स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी बनाना सीखेंगे, यानी कि फुल फ्लेज अकाउंट, फाइनल अकाउंट, जहां एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ असेट्स होगी, सिंगल एंट्री सिस्टम वाली, वो सीखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में आप दो तरीके के प्रैक्टिकल करने वाले हो, यहां से क्लियर कर लो। पहला, सबसे पहला काम आप प्रॉफिट निकालना सीखोगे, प्रॉफिट है या फिर लॉस है ये निकालना सीखोगे, प्रॉफिट है या लॉस है,
प्रॉफिट है या लॉस है, ये निकालना सीखोगे, ठीक है ना। और फिर जाके आप जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी है वो सीखोगे। ये दो काम आपको प्रैक्टिकली इस चैप्टर में करना है। थ्योरेटिकली चीजें खत्म हो गई हैं, एक हल्की सी चीज और समझानी है थ्योरेटिकली कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें और बैलेंस शीट में क्या फर्क है। ये दो चीज, क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनाई जाती है, वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत, दोनों में चीजें तो लगभग वैसी ही हो रही है, बट कुछ कुछ चेंजेस होंगे, वो समझ के हम समझेंगे हमारा पहला न्यूमेरिकल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता लगाया जाता है, और ये वाला। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको चीजें समझाऊंगा, मैं गारंटी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद करता था तो मुझे खुद भी चीजें बहुत ऐसे ही लगती थी आसान। जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप सेम उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीख जाओगे, तो आपको जितना भी भयंकर डरावना खुखार किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक लगेगा। तो जस्ट मेरी इस बातों पे ट्रस्ट करना, और जब मैं वो समझाने बैठू तो पूरा अटेंशन पे करना, खास करके उस कंसेप्ट को एक बार बता भी दूंगा ऐसे चुटकी बजा के कि भाई अब ध्यान दे लेना, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले थोड़ा एक छोटा सा और थ्योरी और है, डिफरेंस बना के थोड़ा समझा देता हूँ कि ये स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी और बैलेंस शीट में क्या फर्क है, ठीक है ना। और फिर हम ये प्रॉफिट और लॉस है और दूसरा किस किस टाइप के न्यूमेरिकल है, फिर उनको हम कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे हर अलग अलग कंसेप्ट के अंदर। मेरे भाइयों, अगर हम समझना चाहें तो एक 2 मिनट के लिए डिफरेंस और समझ लेते हैं, फिर हमारी चीजें क्लियर है। अब हमें पता है कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनने वाला है, और यहाँ बनने वाली होती है डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पार्ट है और ये पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। कहता है कि भैया इसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए। मतलब बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा पाए। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम क्यों पता लगा रहे हैं? क्योंकि वहां तो हम फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगा रहे, वहां तो हम बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैपिटल कितनी है पता लगाते हैं। आप देखते हो ना क्या होता है फॉर्मूला, आप लिखते हो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये आपका फॉर्मूला रहता है शुरू से, आप देखते हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। मतलब मेजरली आप वहां क्या पता लगाना चाह रहे हो? कैपिटल। और कैपिटल के लिए एक और चीज पता होनी चाहिए, क्या? प्रॉफिट, जिसको फिर आप अलग से करना सीखते हो, प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कहता है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, डबल एंट्री सिस्टम, और ये सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, खत्म। कहता है ये लेजर के बेसिस पे बनता है। बैलेंस शीट तो तभी बनती है ना जब लेजर लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग, ये सब अकाउंट बनेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये वाला तो इनकम्प्लीट अकाउंट है, तो लिमिटेड अकाउंट के बेस पे ही बनता है, इसमें कोई लेजर का बेसिस पे चीजें नहीं बनती है। ये बहुत रिलायबल है क्योंकि मेरे भाइयों इसमें कंसेप्ट, हर डबल एंट्री सिस्टम हर चीज फॉलो करी गई है। ये रिलायबल नहीं है, इस पे आप रिलाय नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है इसके अंदर। इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है जी, है ना, लेकिन इसमें तो ट्रायल बैलेंस की जरूरत ही नहीं, क्यों? कोई जरूरत ही नहीं, बनता ही नहीं इसमें। तो मेरे भाइयों एक डिफरेंस क्लियर हो गया है। अब आप कहीं ना कहीं समझ गए हो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम सिर्फ कैपिटल के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि मेरे पास आज कितने की संपत्ति है, बस यही पता लगा रहे हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकालना भी जरूरी है। तो पहले समझेंगे प्रॉफिट, फिर धीरे 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 समझ लेंगे कैपिटल, और फिर हम पूरी सिंगल एंट्री सिस्टम समझ जाएंगे। तो अब समझना स्टार्ट करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाले मेथड जो सिंगल एंट्री सिस्टम का मेथड है, दूसरा हमारे कन्वर्जन मेथड है नहीं हमारे सिलेबस में, तो उसके थ्रू हम लोग कैसे हमारा प्रॉफिट निकालते हैं, फिर बाकी आगे की चीजें समझेंगे। हमें सबसे पहले प्रॉफिट है या लॉस है पहले ये पता लगाना है, देन विल बी एबल टू फाइंड द कैपिटल। पहले ये पता लगाओ प्रॉफिट है या लॉस है सिंगल एंट्री सिस्टम से। मैं आपको 2 मिनट, ये देखो ये तरीका है बनाने का, मैं आपको कहता हूँ इसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो। अब सही से बजी नहीं, 1 मिनट रुको। हाँ इधर ध्यान दो मेरे भाई, अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी कभी बिजनेस शुरू होता है तो आप उसे क्या कहोगे? ओपनिंग कैपिटल एक तरीके से, या आप ये कह सकते हो कैपिटल इन द बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 रुपए की कैपिटल डाली बिजनेस में, अगर उस साल मैंने कोई और कैपिटल जोड़ी होगी तो वो इसमें जुड़ जाएगी, या उस साल मैंने कोई कैपिटल ड्रॉइंग्स मतलब पैसा निकाल लिया होगा बिजनेस से, तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। ये ओपनिंग कैपिटल है, तो आप इसे जनरली 1 अप्रैल लिख दो, क्योंकि हम मेजरली फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा, ऐसा मान लो कि जनरली 1 अप्रैल ही होता है ओपनिंग कैपिटल। अगर आपने कोई कैपिटल ऐड करी है तो आप इसको लिखते हो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए की कैपिटल और डाली थी, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। एंड देन फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब कितने रुपए हो गए? चलो मान लो 12 रुपए हो गए।
अब आपने मान लो उस साल कुछ पैसा निकाला भी था, पता चला आपने 1 रुपए निकाला भी था उस साल, तो आपके पास 11 रुपए बच गए। भाई सिंपल सी चीज है, शुरुआत में बिजनेस कैपिटल डाली, कोई कैपिटल जोड़नी होगी प्लस, कुछ पैसा घटा दिया होगा ड्राइंग माइनस, ये कैपिटल बच गई। अब इस साल अगर लास्ट साल के एंड में अगर फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो जायज बात है मैं अपनी संपत्ति में ही तो जोड़ूंगा। अगर उस साल के दौरान प्रॉफिट होता है तो मैंने मान लो 4 रुपए इसमें जोड़ दिए, तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद मेरी कैपिटल हो गई 15 रुपए की। और ये साल खत्म होने, क्योंकि प्रॉफिट आप हमेशा साल के एंड में पता लगाते हो, ये आपका 31 मार्च को कैपिटल बच जाएगा। तो एक तरीके से ये कैपिटल एट एंड हो जाएगा, आखिरी टाइम, या क्लोजिंग कैपिटल भी कह सकते हो। कितने रुपए हो गई? 15 रुपए। अगर मान लो लॉस हुआ होता तो आपने यहाँ प्लस नहीं करा होता ये 4 रुपए, और आपका आंसर 15 नहीं आया होता। फॉर एग्जाम्पल उस साल अगर आपको लॉस हो गया होता, फॉर एग्जाम्पल 4 रुपए का लॉस हो गया होता, तो आपका कैपिटल जो एंड में बचता वो 7 रुपए बचता। बस ये चीजों को ध्यान रखो, इस चीजों पे अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हो, जो कि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कराते टाइम भी बहुत सारी बात ये बात करी है पहले भी डिस्कस, ये कुछ नई चीज नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, देन थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं, बस ये बात पता होनी चाहिए। जब ओपनिंग कैपिटल है तो उसमें जुड़ता है घटता है ड्राइंग, और प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, लॉस है तो कम होगा, फिर कैपिटल एट एंड आ जाती है। अब 2 मिनट के लिए इसको मैं एक फॉर्मूले के थ्रू समझा रहा हूँ, वो देखना क्या कहोगे आप इसे ऐसे तो कहोगे कि भैया ओपनिंग कैपिटल, फिर उसमें एडिशनल कैपिटल जोड़ी, फिर उसके अंदर अगर कोई ड्राइंग्स है तो वो घटा दी, डीआर लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फिर अगर कोई प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ही मान के चलते हैं चलो, तो वो जोड़ा, और फिर साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये एक तरीके से फॉर्मूला नहीं बन गया? अगर आपको यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट चाहिए, जैसे यहाँ प्रॉफिट चाहिए ये, तो 2 मिनट रुक जाओ, इस प्रॉफिट को यहीं रखो, इसको 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 इक्वल के उस तरफ भगा दो जो कि क्लोजिंग कैपिटल के बराबर है, प्रॉफिट को यहीं रखो, वहां क्या है क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा ओपनिंग कैपिटल माइनस, ये एडिशनल कैपिटल उधर जाके प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा माइनस, ये ड्राइंग वहां जाके माइनस है, वहां जाके हो जाएगा प्लस, और ये आपका एक तरीके से प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा। चीजें बड़ी क्लियर है। क्लोजिंग कैपिटल, उसमें जुड़ क्या रहा है, ये दोनों जुड़ नहीं रहे हैं, ये जुड़ रहा है, क्या ड्राइंग जुड़ रहा है। फिर उसके बाद दो चीजें घट रही हैं, क्या, जो कैपिटल जोड़ी और जो कैपिटल शुरुआत में थी, दोनों माइनस हो रही हैं, और साल के एंड में प्रॉफिट पता चल रहा है। क्या ये याद करना है तो याद कर लो, समझाना है तो समझा दिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन हर बार सेम नहीं रहेंगे, बेसिक इस तरीके से नहीं रहेंगे, चीजें एडवांस होंगी, बढ़ेंगी, बढ़िया होंगी, चीजें चेंज होती रहेंगी, आपको ये पता होना चाहिए। इसको एक बार उतार लो, फिर आगे चलते हैं। आप अपनी 2025 से 26 की जो टीएस ग्रेवाल की बुक है उसको देखना, उसका इलस्ट्रेशन 1 मैं करा रहा हूँ, ठीक है, और पहले बेसिक है, फिर चीजें अच्छी अच्छी सिखाता चलूंगा, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना। कहता है कृष्ण जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम बना रहा है, और उसने आपको जानकारी दे दिया, आपको बस प्रॉफिट पता लगाना है, प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है ना। तो भैया हम तो पहले फॉर्मेट बना देंगे पूरा, ठीक है ना, यहाँ पे हम सारी चीजें लिखेंगे, और ये हमारा अमाउंट का कॉलम होगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, और यहाँ आप अपनी अमाउंट लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना कि हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, और उसके बाद लिखना फॉर द ईयर एंडेड, और कौन सा साल है ये उसने एक 24 से 25 है, तो 25 में खत्म होगा, तो फॉर द ईयर एंडेड आप पूरा लिख देना, कब खत्म होगा 31 मार्च 2025, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, इस तरह लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है, सबसे पहले अब आप समझो 2 मिनट के लिए, आप क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल, उसमें फिर जोड़ते थे क्या एडिशनल कैपिटल, फिर घटाते थे ड्राइंग,
फिर उस साल का जो प्रॉफिट होता था वो, और उससे आता था क्लोजिंग कैपिटल। आपको चाहिए क्या? प्रॉफिट चाहिए, सब उधर भगा दो, सब उधर भगा दो, यानी कि जो भी प्लस होता था सब माइनस होगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, वहां दिख गए थे आपको। तो यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल एट 31 मार्च 2025, क्योंकि इस साल खत्म हो रहा है। तो आप ऐसे लिखना, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2025। अच्छा, डिटेल्स क्या क्या दे रखी है मैं आपको लिख देता हूँ। 1 अप्रैल 2024 को जो डिटेल्स थी उसमें आपको 30,400 की कैपिटल दी थी। उस साल फिर जो ड्राइंग्स हुई है वो 33,800 रुपये की हुई है। और अच्छा सॉरी, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च 2025 की। अब उस साल जो हमारी ड्राइंग्स हुई हैं वो हमारी 9,600 हुई है, और जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी वो 1 अगस्त को करी है। खैर डेट से इतना कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखना साल के बीच में ही होनी चाहिए। 4,000 की एडिशन कैपिटल और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले 31 मार्च 2025 को क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख देंगे कितनी, 33,800। और इसमें हम ड्राइंग क्योंकि माइनस है उधर जाके प्लस होगी, तो जोड़ने वाली चीज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कि लिखेंगे ऐड, फिर लिखेंगे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरान क्या ड्राइंग्स रही थी, ठीक है ना, कब से कब तक रही थी वो, ठीक है ना। तो कितनी रही है भैया, 9,600 रही है। और इनको जोड़ दो आप, 0 0 8 6 14, 3 और 1 4, 9 और 1 10 और 3 13, ठीक है ना। और ये हमारा 43,400 रुपये आ गया। इसको कुछ मत करना, बैलेंस को छोड़ दो अभी। अब आपको चीजें सब्ट्रैक्ट माइनस करने वाली है, लेस। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे भाई, एडिशनल कैपिटल कर दो सबसे पहले तो, ठीक है ना। एडिशनल कैपिटल तो यहाँ लिख देना कैपिटल इंट्रोड्यूस जो हुई थी ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरान जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी वो कितनी है, कह रहा है 4,000 रुपये। ये घटा होंगी, ध्यान रखना, ये लेस होंगी, माइनस कर लो आप चाहो तो, ठीक है ना। 39,400, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 39,400 बैलेंस बच गया। ये एक तरीके से आपके भी कैपिटल एडजस्टेड है, अभी पूरा आंसर नहीं आया तो इसको आप लिख सकते हो कि ये मेरी एडजस्टेड कैपिटल है। ये जो 39,400 ये एडजस्टेड कैपिटल है। कब कब है ये एडजस्टेड कैपिटल है ऑन 31 मार्च 2025 को। अभी आखिरी 2025 वाले दिन बना रहे होगे उस 31 मार्च को। फिर आपको कहता है और क्या है, और तो कुछ था नहीं इसके अंदर। फिर लास्ट में आपको ओपनिंग कैपिटल माइनस करनी थी, क्योंकि ओपनिंग सबसे लास्ट में माइनस होगी। फिर लास्ट में आपको एक और चीज लिखनी थी, लेस, ठीक है ना, कैपिटल एट बिगिनिंग, ठीक है ना, पूरा लिख देना एट कैपिटल बिगिनिंग, या फिर कैपिटल ऑन कब की, ठीक है ना, ऑन 1 अप्रैल 2024 को जो थी, उसमें से वो माइनस हो जाएगी। कितनी कितनी माइनस होगी, 30,400 रुपये। 0 0 0 9,000, 9,000 पे बैलेंस बच जाएगा। ये बकायदा आपका प्रॉफिट है, तो आप इसको लिखोगे कि उस साल का पूरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया। नेट प्रॉफिट पूरे साल जो रहा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, वो आप लिखोगे। और इस 9,000 को ऐसे डबल बक्से में बंद कर देंगे और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा मेरे भाइयों, इस तरीके से। बताओ और आप नॉर्मली इसको समझो तो आप नॉर्मली इसको कैसे समझ सकते हो, आप नॉर्मली इसको ऐसे समझो, आपको पता लगाना था प्रॉफिट कितना हुआ, आप खुद सोचो। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, शुरुआत में कैपिटल कितनी है, शुरुआत में कैपिटल है 30,400। उस साल कैपिटल कितनी जोड़ी, उस साल कैपिटल जो आपने जोड़ी है वो 4,000 जोड़ी है। उस साल ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स है आपकी 9,600। उस साल आपका प्रॉफिट कितना आपको नहीं पता, बराबर में क्लोजिंग कैपिटल, कि जब आपने कैपिटल बंद करी है तब आपका बैलेंस आ रहा है 33,800। आप खुद सोचो, 30 और 4 जोड़ोगे 34,400, और उसमें से 9,600 घटाओ, 0 0 14 में से 6 गया 8, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, 14 में से 13 में से 9 गया 4, तो कहीं ना कहीं ये 24,800 बचा। कितना बचा, 24,800। इन सबको सॉल्व करके इन तीनों को, और प्लस में क्या है प्रॉफिट बराबर में 33,800। आप इसको वहां भेज दो, प्रॉफिट रह जाएगा आपका कितना, 33,800 माइनस 24,800, डिफरेंस रह गया 9,000। कहीं ना कहीं हमने यही तो करा है। उसको चाहे आप ऐसे नॉर्मली लिख के कर लो या अकाउंट बना के कर लो, अभी अकाउंट बना के करने लग गए हैं आजकल, तो फिर ऐसे करेंगे, ठीक है ना।
तो मेरे भाइयों ये बेसिक था कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो आते रहेंगे धीरे-धीरे वैसे चलते रहेंगे। अब हम लोग जो बुक का इलस्ट्रेशन 2 है उसको देख रहे हैं, ठीक है? क्या कहता है इसमें, सबसे पहले ध्यान से समझते हैं इसकी कहानी। धीरे-धीरे चीज़ें एडवांस होती जाएँगी, कुछ अच्छी होती जाएँगी। गुरमान जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम रखता है और इन्फॉर्म करता है कि भाई मेरी 31 मार्च 2025 यानी कि क्लोजिंग कैपिटल मान लो 31 मार्च 2025 को उसकी कैपिटल 1,87,000 रुपए है। क्लोजिंग कैपिटल 1,87,000 है और उसकी कैपिटल जो 1 अप्रैल है यानी कि ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2025 की बात कर रहा है, वो 1,92,000 थी। भैया बड़ी कम हो गई। हो सकता है उसने, जरूरी नहीं है, यूं मत सोचना कि शुरुआत में बड़ा ज्यादा था अब कम हो गया, हो सकता है उसने ड्राइंग्स ज्यादा कर ली हो, ठीक है ना। आपको कहता है बाकी जानकारी में आपको बोलता है कि उसने विड्रॉ हाउस होल्ड पर्पज यानी कि ड्राइंग्स आपको बोल ही दिया। कहता है उसकी ड्राइंग्स 84,200 रुपए थी। भैया अच्छी खासी ड्राइंग करके बैठा है। फिर आपसे कहता है कि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची थी 2,000 रुपए की, ठीक सॉरी 20,000 रुपए की 2% प्रीमियम पे, और उस सभी पैसे को उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था। मतलब उसके पास खुद की कोई 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उसको उसने बेचा और बेचने के बाद 2% उस प्रीमियम पे बेचा, मतलब ज्यादा में बेचा 2%, और वो सारा पैसा वो बिजनेस में ऐड कर लिया यानी कि एडिशनल कैपिटल है। बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, चीजें बस एडवांस होती जाएंगी और कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल, आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। कैपिटल एट एंड लिख लेना या फिर कैपिटल एट ऑन 2025। कैपिटल क्लोजिंग हमारी कितनी थी, 1,87,000, उसमें हम जोड़ते थे उस साल का जो भी ड्रॉइंग्स है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे एड, ठीक है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लिख देना। कितना हो जाएगा मेरे भाइयों ड्रॉइंग्स, आपको पता है 84,200 रुपए की हो जाएगी। 0, 0, 2, 7, 4, 11, 8 और 1 9 और 8 17, ठीक है ना। 9 8 और 1 9 9 और 8, हाँ 9 और 8 17, 1 और 1 2, 2,71,200 रुपए। इसको भी कुछ नहीं लिखना, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर इसके बाद लेस करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल, या फिर हम लेस करेंगे या फिर इसको लिख देना लेस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर ये लिख देना, उस साल के दौरान क्या कैपिटल्स उसने ऐड करी। अब ये समझने वाला सवाल है, 20,000 रुपए है, 20,000 को 2% प्रीमियम में बेच रहा है, यानी कि 20,000 का 2% कितना होता होगा। तो 2% अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे 2% ऑफ 20,000, यही तो लिखोगे। 2 है, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह गुणा आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 गुना 200 कितना हो जाएगा, 400। इसका मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट बेची है वो प्रीमियम मतलब ज्यादा में बेची है, 20,000 पे 400 रुपए ज्यादा बेच के उसने 20,400 रुपए में बेची, और यानी कि बिजनेस में जो पैसा उसने डाला है वो भी 20,400 डाला है। तो उस साल के दौरान उसने टोटल 20,400 रुपए बिजनेस में डाल दिया। इसको घटा दो, 0 0 12 में से 4 गया 8, जीरो अब ये हो गया था हमारा 10, है ना, एक तरीके से 10 ही हो जाएगा। 7 में से 2 गया हमारा, कितना हो जाएगा बेटा ये 5, ठीक है ना। 2,50,080 हो जाएगा हमारे पास, 800 सॉरी, ठीक है ना, 2,50,800 हो जाएगा। फिर उसके साथ हम इसमें माइनस कर देंगे क्या, कैपिटल एट बिगिनिंग, ठीक है ना। ये कैपिटल एट बिगिनिंग या इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। अच्छा ये जो 2,50,800 बचा है इसको हम लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल है हमारा ये, ठीक है ना। अब बिगिनिंग, शुरुआत में कैपिटल कितनी है भैया, शुरुआत में कैपिटल है हमारी, ये हमारी क्लोजिंग थी, शुरुआत में 1,92,000 थी, 1,92,000 थी। माइनस करो, 0 0 8, 10 में से 2 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 58,800 रुपए का मुनाफा आ रहा है जी। क्या सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ये 58,800 रुपए बच गए, ये हमारा क्या होगा, नेट प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में आता तो लॉस होता, प्लस में आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उस साल कितना प्रॉफिट हुआ। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था मेरे भाइयों, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाइयों। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, पहले जानकारी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको कह रहा है मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है ना, और उसके पास ओपनिंग कैपिटल थी 10,000, यानी कि ओपनिंग कैपिटल लिख दो, कितने की थी ओपनिंग कैपिटल, 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 1 जुलाई 2024 को उसने बोरो करा, बोरो करना मतलब तो उधार लेना होता है, पढ़ते हैं पूरा। कह रहा है उसने अपनी बीवी से 4,000 रुपए उधार लिए और उसने कहा 9% ब्याज दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट उसने अभी तक पे नहीं करा है, ठीक है, बिजनेस में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक तरीके से उसने 4,000 रुपए कहीं ना कहीं बोरो करे। मेरे भाइयों ये तो लोन वाली कहानी है, इसका हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बोरो करें और उसको बोला कि दीदी, ओ सॉरी,
वाइफ है भाई उसकी। तो उसने कहा कि समझ रहे हो, हाँ, उसने कहा 9% पर एनम, ठीक है ना, बीवीजी मैं आपको 9% का ब्याज दे दूंगा, ठीक है ना, जो अपने मोहन भाई साहब है इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि बिजनेस में थोड़ी और जरूरत पड़ रही है तो क्यों ना मैं 1500 रुपये बिजनेस में ऐड भी कर दूं। फिर इसके बाद इसने कहा 31 मार्च 2025 को, अब ये साल खत्म हो गया, ये साल के बीच की एक्टिविटीज थी, ये 1 जुलाई की एक्टिविटी और ये फिर उसी के आसपास की, ये भी मेरे ख्याल से तभी के आसपास की है। लेकिन जब साल खत्म हुआ 31 मार्च 2025, तो कह रहा है उनकी जो पोजीशन है बिजनेस की, उसके बाद उसकी हम बात कर लेते हैं। कह रहा है उनके पास कैश पड़ा है, कितने रुपए का कैश पड़ा, 600 रुपये, हो बहुत बुरे हालात है। देखते क्या बाकी चीजें पड़ी है ज्यादा, हाँ माल तो अच्छा पड़ा, स्टॉक पड़ा है इनके पास 9400 रुपये का स्टॉक पड़ा है, ठीक है ना। फिर उनके पास डेटर भी पड़े हैं मेरे भाइयों, डेटर कितने रुपए के पड़े हैं, 7000 रुपये के पड़े। फिर उनके पास क्रेडिटर पड़े हैं मेरे भाइयों, क्रेडिटर पड़े हैं 6000। क्या आपको पता है क्या कह रहा है, कह रहा है बस प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। और लास्ट में जाके पता है क्या कह रहा है, कह रहा है उसने 2000 रुपये पूरे साल में ड्राइंग्स भी करी है। देखो ये कहानी हमें लास्ट में जाके दे रहा है, कह रहा है 2000 रुपये की ड्राइंग्स भी है भैया, सब चीज है। और आप इस फॉर्मूले को देखो तो एक चीज नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल। आपको कहो भैया हाँ क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल होती तो अपना काम बहुत बढ़िया हो जाता, मजा आ जाता, काम खत्म था, सब चीज हो जाती। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, एंड यू हैव टू फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये चीजें आपको क्यों दी जिसको इसको काम ही नहीं है। 4000 रुपये उधार लिए, उसका ब्याज भी नहीं दिया आज, ठीक है ना, उसका ब्याज भी खैर अभी हमें देना है। लेकिन आप एक और चीज समझो कि 4000 रुपये भी देने हैं, उसका ब्याज भी देना है, 15,000 रुपये ऐड करे, ये इसका पार्ट है, 2000 रुपये ड्राइंग इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट, ये फालतू में थोड़ी ना दिया होगा, कहीं ना कोई काम होगा। कैश असेट्स, स्टॉक असेट्स, डेटा असेट्स, क्रेडिट। आपको भैया ये सब तो बनाते नहीं है, मैं भाई क्यों नहीं बनाते, कैपिटल तो पता लगाते हो ना आप, उसके लिए आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट नहीं बनाते, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर स्टेटमेंट ऑफ क्या कहते हैं, हाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनाते ही हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही तो कहते थे उसे, वो तो बनाएंगे ना, वो बनाना सीखते हैं। हालांकि इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मैं आपको बता रहा, और प्रॉपर अभी हम उस क्वेश्चन पे नहीं घुसे हैं, अभी हम कर यही रहे हैं। लेकिन हमारे को ये 1 2 3 4 चीजें दे रखी है, 5 चीजें होनी चाहिए प्रॉफिट पता लगाने के लिए। क्लोजिंग कैपिटल के बिना शुरुआत ही नहीं हो सकती मेरे भाइयों, इसकी शुरुआत ही नहीं होगी, तो निकालना पड़ेगा। आ जाओ निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर एक तरीके से बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाली चीजों को थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है, ठीक है। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ और यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना आप लोग, ठीक है, समझने की कोशिश करना। यहाँ की तरफ लाइट भी नहीं आ रही होगी, मजा आएगा आपको, ध्यान से समझना। या आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, इसे आप लिखोगे कि हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है ना। और मेरे भाइयों ये अक्सर साल के आखिर में बनते हैं, तो इन्हें तो हम फॉर द ईयर एंडेड कहते हैं, लेकिन इसे कहेंगे ये साल के आखिरी दिन पे बनते हैं, तो इसलिए एज ऑन 31 मार्च 2025 लिख देंगे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लाइबिलिटीज ही लिखोगे, यहाँ अमाउंट डालोगे, यहाँ असेट्स ही लिखोगे। आप कहोगे भैया ये तो बैलेंस शीट ही हो गई, ये तो हमने सीखे बैलेंस, हाँ बैलेंस शीट ही है, बस इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है और ये सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए यूज होती है। ये सारी चीजें, सबसे पहले कैश लिख दो, कितने का है, 900 रुपया। स्टॉक इसी का पार्ट है, लिख दो कितना रुपया, 9400 रुपया। डेटर इसी का पार्ट है, लिख दो कितना, आप कहेंगे 7000 रुपया। आपको हो सकता है समझ भी ना आ रहा हो कि ये बनाएंगे क्यों, लेकिन जब मैं आंसर बता दूंगा तब समझ आओगे कि क्यों बनाया। लायबिलिटी में आप आखिरी का बना रहे हो, आपको क्लोजिंग कैपिटल तो पता ही नहीं है कितने की है, आपको पता ही नहीं है तो छोड़ दो, आपको पता ही नहीं है, छोड़ दो, आपको पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं यही तो निकाल रहे हैं, आप समझ भी गए होगे अब क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा आप लिखोगे लोन, है ना, लोन टू मोहन्स वाइफ। अच्छा, लोन फ्रॉम मोहन वाइफ, टू और फ्रॉम में फर्क हो जाएगा, टू मतलब दिया है और लेना मतलब लोन लिया है ना, तो लोन फ्रॉम वाइफ, है ना, ऐसे लिख दो, ठीक है। या फिर लोन फ्रॉम, लोन लिख देना बस इतना। लोन कितने का भैया,
4,000 का तो लोन है, लेकिन 9% वो ब्याज है वो भी नहीं दिया, तो दो ना। और 1 जुलाई को लिया था, तो समझना मेरे भाइयों, 4,000 पे पहली बात तो 9% ब्याज, 9/100। और दूसरी बात जुलाई से लिया है, जुलाई से अब तक 9 महीना हुआ, तो 9/12 भी करना पड़ेगा, यानी कि 3/4। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, क्या बचा 40, गुना में 9, गुना में 3 और बटे में 4, कटा 1 नंबर पे, 10 नंबर पे, 9 3 जा 27 और 10 से मल्टीप्लाई, 270 रुपए का ब्याज भी आ रहा है। तो लोन जो है वो 4,000 का है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी अभी तक दिया नहीं है, भले नुकसान है लेकिन वो पे नहीं कर रहा, वो भी तो लाइबिलिटी है। 270 रुपए, तो 4,270 रुपए का। इसके अलावा तो और कोई चीजें है नहीं, ठीक है ना, और कोई चीजें है नहीं इसके अलावा, ये सब क्रेडिटर थे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये क्रेडिटर रहेगा ना भैया 6,000 रुपए का, ये भी लिखो, देखो इसको लिखना भूल रहे थे, कितने रुपए का, 6,000 रुपए का। अब आप ध्यान से देखोगे, ये आपकी सारी असेट्स है, आप हर चीज लिख चुके हो, आप चेक करो क्या जोड़ बराबर आ रहा है, आपको भाई नहीं आएगा क्योंकि ये तो है ही नहीं ना। अब मैं आपको कहूँ फॉर एग्जाम्पल ये सब 10 रुपए है और ये सब 4 रुपए है, तो आप कहोगे हाँ भैया जायज बात है क्योंकि 6 रुपए ये होगा। तो एक तरीके से ये हुआ ना कि इसमें से इसको घटा दो, ये निकल जाएगा, तो बस यही तो कर रहे हैं। 9 और 7 16, 16,400 और 900 कितना हो जाएगा, 17,300 एक तरीके से। और 17,300 में से घटा दो कितना, 10,270, तो ये बचेगा 30, और 7,030। चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं कि बिल्कुल ठीक आ रहा है, नहीं हल्की सी गलती हो गई कहीं पे, तो कोई मिस्टेक हो गई है। 9 और 7 16, 17,000, अरे ये तो पूरा 17,000 आ रहा है मेरे भाइयों, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, कैश, ओ कैश 600 रुपये थी, माफ करना, कैश यहाँ 600 रुपये थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा 17,000 है ये, ठीक है, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा 17 है, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा अपन ने ध्यान नहीं दिया, तो ये बचेगा एक तरीके से 6,630 रुपये बच रहा है शायद, है ना, 6,730, ठीक बिल्कुल सही, 6,730 रुपये। यानी कि ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल 6,730 यहाँ से निकल गई, कैपिटल एट एंड। क्योंकि आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हो, तो उससे क्लोजिंग कैपिटल तो निकलेगी, यानी कि ऐसी एक सिचुएशन आ सकती है जो आप आगे जाके क्वेश्चन करोगे, वहां पर आपको एक ऐसी भी बैलेंस शीट काइंड ऑफ बनानी पड़े, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो क्लोजिंग वाली, और हो सकता है ओपनिंग वाली भी बनानी पड़े, वही एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है यहाँ, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब आप लिख लोगे यहाँ पे कैपिटल एट एंड कितना रुपया, 6,730 रुपये। फिर उसमें उस साल जो भी ड्राइंग्स हुई है वो आप जोड़ोगे, ठीक है ना। ड्राइंग्स कितने की हुई भैया, 2,000 रुपये की, वो फिर कितने का बैलेंस आ गया, 8,730 का। फिर आप इसमें माइनस करोगे लेस क्या, एडिशनल कैपिटल, जो भी कैपिटल जोड़ी है, कितने की कैपिटल जोड़ी है भाई पूरे साल भर में, 1,500 रुपये की, तो 1,500 रुपये घटेंगे, 0 3 7 में से 5 गया 2, एक में से 8 में से 1 गया 7, 7,230 रुपये की कैपिटल जुड़ी। और ये जो बचा है आपके पास, ये एक तरीके से एडजस्टेड कैपिटल है। फिर आप इसमें माइनस करते हो ओपनिंग कैपिटल, है ना, ओपनिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल एट बिगिनिंग कितना, 10,000। ओहो देखो भैया क्या प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या आ गई, 10,000 पे घटाओगे बैलेंस आएगा नेगेटिव। क्या बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल मेरे भाई, वो खतरनाक सीन हो गया। अब 10,000 में से 7,230 घटाओगे, तो घटा के चेक करो, 10,000 में से 7,230, 0 7 11 में से, सॉरी 10 में से, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, ठीक है ना। उसके बाद कितना बचा, उसके बाद 9 में से 7 गया 2, 2,770, ठीक है ना, यही तो बच रहा है हमारा। और फिर इसको हम क्या लिख देंगे, 2,770 बच रहा है, इसको हम लिख देंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कितना, 2,770। आप चाहो तो इसको ऐसे नेगेटिव करके दिखा सकते हो, और ये आपका लॉस आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। यानी कि जब पॉजिटिव बैलेंस आ जाए तो प्रॉफिट, और नेगेटिव आ जाए तो लॉस, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मेरे भाइयों मुझे उम्मीद आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है ना, इसको उतार लो फिर, खत्म।